नमस्कार दोस्तों। आप आ चुके हैं अपने YouTube चैनल हिंदी आईएएस पर, जहां पर हम तैयारी के दौरान आने वाली चुनौती और समस्याओं पर बात कर रहे हैं। उसी दौरान आज अपना हम नया एपिसोड लेकर आए हैं। जहां एपिसोड शुरू होने से पहले, वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आपके लिए कल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने यूपीएससी की तैयारी के दौरान अखबारों की क्या भूमिका है, उसके अंतर्गत मैंने आपको एक फ्रांस के अधिकार के बारे में बताया था। वह अधिकार मैंने मौलिक अधिकार बताया था, दरअसल वह संवैधानिक अधिकार है, जिसे मैं इस वीडियो में करेक्ट कर रहा हूँ। कृपया आप ध्यान रखें। बहरहाल, हम आते हैं आज की अपनी वीडियो पर। हमारी आज की वीडियो है प्रतियोगी परीक्षाओं के चरित्र को कैसे समझें। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी अन्य कॉलेजेस के, अन्य कंपटीशन के, कुछ एंट्रेंस एग्जाम। तो आपने देखा होगा कि सभी पेपरों का चरित्र अलग अलग होता है। अगर स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो इनका चरित्र लगभग एक समान होता है सभी विद्यार्थी के लिए। और उसका एक लॉजिक ये है कि सभी विद्यार्थी एक स्ट्रीम, एक पैटर्न और कुछ किताबों से ही तैयारी करते हैं। जैसे अगर हम स्कूल टाइमिंग की बात करें तो सबके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है। आर्ट्स क्लास के बच्चे हैं तो आर्ट्स का पेपर एक समान आएगा, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के एक समान आएगा, और साइंस के हैं तो साइंस के लिए एक समान आएगा। ऐसी कॉलेजेस में होता है, एक्स वाई जेड लेखकों, राइटरों की हमें बुक पुस्तकें मिल जाती हैं। एक पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, उसी के हिसाब से हम अपनी अपनी स्ट्रीम से, कोई बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, इन सभी चीजों के एक पैटर्न पे, निश्चित पैटर्न पे हम तैयारी करते हैं। परंतु जब हम यूपीएससी की तैयारी के लिए योजना बनाते हैं या आने की सोचते हैं, तो वहां पर चीजें बदल जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं का नेचर बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन हमारे मन में, हमारे पैटर्न में वही रचा बसा है जो हमने स्कूल टाइम में किया था, जो हमने कॉलेज टाइम में किया था, जिससे हम टॉपर आए थे, जिससे हमने अच्छी रैंकें हासिल की थी। हमें लगता है कि हम जब वहां अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं। परंतु यहाँ स्थिति बिल्कुल विपरीत है। यहाँ स्थिति वैसी नहीं है जैसी अभी तक हमारे मन, मस्तिष्क और हमारे हाथों को, आंखों को पता है। यहाँ स्थिति थोड़ी उलटवार है। इसी स्थिति को जानने के लिए, समझने के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। आप ऐसा सोचिए कि आप एक यूपीएससी दुर्ग में आ रहे हैं। अब आप अकेले नहीं आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आ रहे हैं, और हिंदुस्तान से पूरे बच्चों में किसी ने आर्ट से किया हुआ है, किसी ने साइंस से किया हुआ है, किसी ने कॉमर्स से किया हुआ है, कोई लॉ करके आ रहा है, कोई मैनेजमेंट का कोर्स करके आ रहा है, कोई सीए बनकर आ रहा है, कोई मेडिकल करके आ रहा है। तो यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है और सबका पढ़ने का तरीका अलग है, क्योंकि उन्होंने अन्य एग्जाम में अलग अलग कुवत हासिल की है। लेकिन हमारा एक माइंडसेट बना होता है कि नहीं, जब मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था, गोल्ड मेडलिस्ट रहा था, मैंने फर्स्ट रैंक हासिल की थी, तो यहाँ क्यों नहीं। यहाँ दोस्तों बिल्कुल बात अलग हो जाती है। इसी बात को समझने के लिए आप एक उदाहरण ले सकते हैं। एक गांव का बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन किसी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉलेज से किया है, और एक जेएनयू का बच्चा है या दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा है। क्या दोनों में कोई समानता होगी? वातावरण को लेकर, नॉलेज को लेकर, उसके डिबेट को लेकर, बॉडी लैंग्वेज को लेकर, आपको लगता है कि दोनों वही समान व्यक्ति होंगे जो जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकला है, या फिर जो गांव के या जिले की किसी विश्वविद्यालय से निकला है? नहीं दोस्तों, आपका भी उत्तर यही होगा कि नहीं, क्योंकि वहां उसे ऐसी परिस्थितियां नहीं मिली, ऐसे एनवायरमेंट नहीं मिला, ऐसी चुनौतियां नहीं मिली जिनसे वह निकल कर निखर पाता। वहाँ एक निश्चित पैटर्न था, जिस पैटर्न पे वो चलता रहा, और उसके बाद उसने अंत में डिग्री हासिल कर ली। फिर उसने रुक किया कि अब मुझे यूपीएससी करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, प्रतिभा है, आप आओ, करो। क्षमताएं यहाँ पर सबकी अलग अलग होती है, सब अपने क्षमताओं को दिखाना भी चाहिए, परंतु हम अपने उस माइंडसेट को नहीं तोड़ पाते हैं जिस माइंडसेट को रियल में तोड़ने की जरूरत होती है, और फिर हम निराश हो जाते हैं, दूसरों के लिए एक नकारात्मक एग्जाम्पल बन जाते हैं। हम दूसरों से जब बात करते हैं तो हम खुद कहते हैं, यार मैंने इतने बार दिया, मेरा नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा पता नहीं। तो दोस्तों, क्या हमने सचमुच प्रतियोगिता के चरित्र को समझा था कि हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या चीज होनी चाहिए, हमें एक ढर्रे पर रह के तैयारी करनी है या विभिन्न दृष्टिकोण? क्योंकि आप अगर यूपीएससी का सिलेबस ही उठा के देखेंगे तो उसके सिलेबस में ही आपको दिखेगा कि कितनी विविधता है, कितना बड़ा है, साथ साथ उसमें कितनी विविधता है।
सबको इंटरलिंक किया गया है एक दूसरे से। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते-पढ़ते समझ में आएगा कैसे इतिहास का कनेक्शन कला एवं संस्कृति से है, उसी का कनेक्शन कैसे समाज से जुड़ जाता है, समाज का कनेक्शन कैसे अर्थव्यवस्था से जुड़ जाता है, अर्थव्यवस्था का कनेक्शन कैसे हमारी राजनीति में रोल प्ले करता है, कैसे हमारी राज्य व्यवस्था अन्य सभी सब्जेक्टों को कवर करती है, उनके साथ कैसे घुलनशील मिलन समावेशी हो जाती है। तो सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है, लेकिन आपको इसे समझने में समय लगेगा। अब जो फिर हम उसी बच्चे पे आते हैं जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉलेज से ग्रेजुएशन करके निकला था। मान लीजिए उसने कोचिंग ज्वाइन कर लिया और एक बच्चा जेएनयू से पढ़ के जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग, जिसकी सोचने की क्षमता, जिसकी डिबेटिंग बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है, वो कई प्राइज जीत चुका है उस चीज में, या नॉर्मली वो बहुत सही है। उसके बाद आप उसकी तुलना उस बच्चे से कीजिए और वह तुलना करे कि मुझे उन भैया, उन दीदी, उन की तरह बनना है जो हमेशा फर्स्ट आए। तो क्या ये संभव है इतनी जल्दी? फिर हम कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हमें 4-4 5-5 साल लग जाते हैं। दोस्तों, जब बेस ही मजबूत नहीं था तो बेस मजबूत करने में तो टाइम लगता ही है। आप एक इंग्लिश मीडियम से पढ़े, आपको कॉलेज अच्छे मिले, आपको दोस्त अच्छे मिले, आपकी पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि माता पिता परिवार पढ़ा लिखा था, आपको इंटरनेट की फैसिलिटी मिली, आपको किताबें मिली, आपको अच्छे अच्छे राइटर मिले, विभिन्न दृष्टिकोण मिले, टीचर मिले, परंतु एक गांव के बच्चे को क्या मिला? वही एक निश्चित पाठ्यक्रम, बैग, एक एक ही सड़क जिससे उसे जाना है, ना मेट्रो है, ना अन्य कोई साधन है। उसके साथ वही टीचर जो रोज पढ़ा रहे हैं, उनका एक पैटर्न बन चुका है, उस पैटर्न से आउट ऑफ द बॉक्स वो सोचना ही नहीं चाहते। तो बच्चे का विकास कैसे होगा? जब वह यूपीएससी की दुनिया में आता है तो वो चकाचौंध रह जाता है कि यार इतने सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे विचार हैं। आप भी कुछ तैयारी कर रहे होंगे, कुछ तैयारी के दौरान होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि आप तैयारी से पहले कैसे थे और तैयारी के बाद एकदम से कैसे आपकी दुनिया बदलती हुई नजर आ रही है। तो ये इस पाठ्यक्रम का ही तो है जो डिजाइन यूपीएससी ने किया है। और यूपीएससी नहीं चाहती कि किसी को फायदा हो और किसी को नुकसान हो, इसीलिए उसने आर्ट्स के बच्चों के लिए भी आर्ट्स के बच्चों को देखकर, साइंस के बच्चों को देखकर, कॉमर्स के बच्चों को देखकर पूरा पाठ्यक्रम डिसाइड किया है। आप प्री से लेके और लास्ट इंटरव्यू तक पूरा होल सिलेबस को जब एक नजरिए से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें मैथ की भी भूमिका है, जैसे हम सीसेट पेपर में देख सकते हैं। इसमें आर्ट्स के बच्चों का ठीक ठाक योगदान है, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, जिसे हम आर्ट्स में पढ़ चुके होते हैं। इसमें इंजीनियर के बच्चों का भी ठीक ठाक भूमिका है क्योंकि वो मैथ में ठीक होते हैं, साइंस में ठीक होते हैं। और ऐसी ऑप्शनल पेपर दिए गए हैं, ऑप्शनल पेपर सबके अलग अलग हैं, सबके मार्क्स अलग अलग वेरी करते हैं, उसमें सबका नेचर अलग है। इंजीनियर बैकग्राउंड के बच्चे के लिए अलग नेचर है, हिंदी साहित्य के बच्चे के लिए अलग है, फिलोसफी के लिए अलग है, मनोविज्ञान के लिए अलग है। तो सभी अलग अलग चीजें हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब इतनी सारी चीजें आपको दिख रही हैं इसमें, तो यूपीएससी का चरित्र एक कैसे हो सकता है? कैसे वो सभी बच्चों को एक समान दृष्टिकोण से देखकर आईएएस बना सकती है? उसे तो विविधता वाले आईएएस चाहिए, जिसे कला का ज्ञान हो, जिसे अ, किसी एक्टिविटी का ज्ञान हो, कोई अन्य विधाएं जिसके अंतर्गत मौजूद हो। अगर उसे सिर्फ किताबी ज्ञान वाले बच्चे चाहिए होते तो उसने हर पेपर के आगे सामान्य ज्ञान क्यों लिख रखा है कि सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर 3। ये एक सोचने का विषय है खुद ही, क्योंकि यूपीएससी चाहती ही नहीं कि उसे किताबी कीड़े चाहिए, बल्कि उसे ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो सामान्य ज्ञान रखता हो, जब जो सब चीजों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखता हो और जिले को बेहतर कर सके। मान लीजिए आप किसी जिले में पोस्टेड हो, वहां पे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी बहुत है बट आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उस सामान्य ज्ञान के साथ आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज होगी, ये होगी, तो आप अपने जिले में उन बच्चों को प्रोत्साहन कर पाएंगे, वहाँ स्टेडियम बनवा पाएंगे, उनके लिए अकेडमियां खोल पाएंगे, सरकार से बातचीत करके उनके लिए जितनी सहजता आप कर सकते हैं कि ये खिलाड़ी हमारे गांव जिले के स्तर से निकल के एक स्टेडियम स्तर पर पहुंचे। तो ये विविधताएं कैसे आएंगी? ये विविधताएं आएंगी जब आप दृष्टिकोण बदलेंगे, चरित्र, पेपर के चरित्र को समझेंगे कि कैसे हमें पेपर के चरित्र को समझना चाहिए, क्यों सबके लिए पेपर एक समान नहीं होता है, क्यों हम एक ही ढर्रे पर चलते रहते हैं और बाद में हमें निराशा, असफलता हाथ लगती है। आपने देखा होगा 1 2 3 4 4 अटेम्प्ट वाले
बच्चे भी पेपर के नेचर को ढंग से नहीं समझ पाते हैं, बाद में वो यही कहते हैं कि यार इस बार यहाँ गलती रह गया, ये इस बार इस वजह से रुक गया, इस बार इस वजह से रुक गया। तो ये दोस्तों, ये पेपर के नेचर का ही कमाल है। अगर हम पेपर के चरित्र को ठीक तरीके से समझ जाएं, उसे हम ठीक तरीके से जान लें, तो यकीनन हमारा सिलेक्शन, मैं ये नहीं कहता एक बार ही में हो जाएगा, 2 बार 3 बार के प्रयास में जरूर हो जाएगा। आप इसे जरा गौर करें, पेपरों को, मेंस के पेपर, आप, मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि आपकी टेबल पे मेंस के पेपर जरूर हो पिछले 10 सालों के। उन पेपरों को आप रोज पढ़िए, रोज देखिए। आपको लगेगा, अगर आपको 1 साल लगभग हो गया है तैयारी के दौरान, तो आपको लगेगा कि मैंने तो ये पॉलिटी में पढ़ रखा है, कार्यपालिका के बारे में, विधायिका के बारे में, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, अन्य किसी संस्था के बारे में। परंतु आप जब उन प्रश्नों को हल करने बैठेंगे, लिखने बैठेंगे, तो आपकी 2-4 लाइनों से ज्यादा चलेगी ही नहीं कलम। आप करके देखिए एक बार। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप करके देखिए। या तो आप बहुत पहले से उत्तर लिख रहे हैं तो एक अलग बात है, किसी टेस्ट सीरीज से ज्वाइन है तो अलग बात है, आपको आ गया होगा। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने पहले दिनों को याद कीजिए, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया था तो आपने कितने क्वेश्चन लिखे थे, आपको खुद यकीन हो जाएगा। क्योंकि हम इसमें पढ़ते बहुत हैं, जब लिखने की कला आती है तो इसमें लिखने का पैटर्न कोई दूसरा है, उस पैटर्न को पकड़ने की जरूरत है। आलोचनात्मक नजरिया, समीक्षा का नजरिया, यूपीएससी के खुद के पेपरों में, मैं ये शब्द कहीं हवा या किसी ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद यूपीएससी के पेपर को देखिए और उससे पेंसिल से उसे सर्कल कीजिए। जहां आलोचनात्मक नजरिया आए, जहां मूल्यांकन शब्द आए, जहां समीक्षा आए, और फिर आप उसके बारे में सोचिए कि ये क्या है। इसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। कुछ पक्ष में चीजें पता हो, कुछ विपक्ष में पता हो, कुछ उसके सकारात्मक पहलू पता हो, कुछ नकारात्मक पहलू पता हो, कुछ लाभ पता हो, कुछ हानि पता हो, फिर उसके बीच से एक अपनी तटस्थता के साथ अपना एक मूल्यांकन हो। एक, मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स का कोई पेपर दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स में सरकार की कोई नीति है, कोई योजना है, जिसका आपको मूल्यांकन करने के लिए यूपीएससी कह रहा है। अब इस मूल्यांकन को आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने इतना पढ़ा है कि आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ये परीक्षा का नेचर है, ये उसका चरित्र है। आपको हर चीज किसी किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन किताब में आपको बेस मिलेगा। उस बेस पे आपको अपनी थिंकिंग बनानी है। क्योंकि जब आप जिले में जाएंगे, मान लीजिए आपके जिले में कोई पुल हादसा हो जाता है, कोई फ्लाईओवर गिर जाता है, उस समय आप क्या ये कहेंगे कि भाई 1 मिनट अपनी कॉपी में चेक कर लो, मैंने कहाँ लिखा था कि पुल गिरे तो क्या क्या स्टेप लेने हैं? नहीं, आप तुरंत स्टेप लेंगे अपने जिले की उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आपका जिले में अराजकता ना फैले, लोग ज्यादा घबराएं ना, प्रशासन पे विश्वास हो। तो इसीलिए दोस्तों, जब आप इस नजरिए से, इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको यकीनन फायदा होगा। अपने नजरिए को विकसित कीजिए, अपने नजरिए को पहचानिए कि आपका नजरिया कहाँ जा रहा है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि कुछ ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, बल्कि बीच का पार्ट हमें ग्रे देखना होता है। हर चीज में एक बीच का रास्ता होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा है मध्यम मार्ग पे चलो। वही मध्यम मार्ग हमेशा अमूमन सही होता है, हमेशा कई बार कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि कई परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो इन चरित्रों को जब आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे, लेखन शैली को अच्छा करें, लिखने का प्रयास करें, तब आप लिखेंगे तो आप जानेंगे। इन सभी चीजों के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको जैसा कि ज्ञात है कि मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, और आप सभी के साथ इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बड़ा कीमती समय निकालता हूँ। कभी पढ़ना भी पड़ता है, रिसर्च भी करना पड़ता है, ताकि मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दूँ। तो प्लीज़ आपका साथ मुझे चाहिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और दोस्तों देखिए, यह आपका भी उत्तरदायित्व है एक नागरिक होने के नाते, कि आप जो व्यक्ति तैयारी करना चाहते हैं आपके घर, परिवार, मोहल्लों में, उन्हें आप इस चैनल से जोड़ें। मैंने ये विशेषकर उन्हीं लोगों के लिए, स्पेशली मेरे अंदर से आवाज आई थी कि कम से कम जो बच्चे स्टार्टिंग में तैयारी में फंसते हैं, कम से कम वो ना उलझें। इस टेक्नोलॉजी के दौर में मैं सबसे नहीं मिल सकता, लेकिन इसके माध्यम से आप मुझे सब तक पहुंचा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है। नमस्कार।